बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय जवान जय किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जानकारी देंगे धान फसल के बारे में और बकरियों के बारे में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी। बीते दिनों रांची के अनगढ़ा प्रखंड में हुआ कृषि आदान वितरण कार्यक्रम का आयोजन। शकरकंद के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद श्री भद्रा। अब समाचार विस्तार से। पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जो इस प्रकार है। सामान्य धान 1868 रुपये, ग्रेड ए धान 1888 रुपये, मध्यम रेशे वाला कपास 5515 रुपये, लंबे रेशे वाला कपास 5825 रुपये, बाजरा 2150 रुपये, रागी 3295 रुपये, मक्का 1850 रुपये, संकर ज्वार 2620 रुपये, मालदंडी ज्वार 2640 रुपये, उड़द और अरहर 6000 रुपये, मूंग 7196 रुपये, सोयाबीन 3880 रुपये, सूरजमुखी 5885 रुपये और मूंगफली 5275 रुपये प्रति क्विंटल है। पिछले दिनों रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत गेतलसूद गांव में कृषि आदान वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांव के किसानों के बीच पोर्टेबल शेड नेट, सीड ड्रिल और टाइन फरो ओपनर जैसे कृषि उपकरणों का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भरतपुर राजस्थान, सरसों अनुसंधान निदेशालय एवं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र रांची के द्वारा आयोजित किया गया था। पशुपालन के क्षेत्र में स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं। साथ ही पशुपालन व्यवसाय बेहतर आय उपलब्ध कराने में भी सक्षम है। पशुपालक भाइयों, आप गौ पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन या सूकर पालन से जुड़े तो उनकी पूरी जानकारी रखें। पशुपालन से ज्यादा लाभ कमाने के लिए विधिवत प्रशिक्षण लें और तमाम तकनीकी जानकारी हासिल करें। किसान भाइयों, आप जानते हैं जो हम लोग झारखंड के हैं, बिहार के है, हम लोग का बहुत सदियों से जानवरों से लगाव है। हम लोग कम बेसी सबके परिवार में घर में जानवर रखते हैं। खास तौर पे हम लोग किसान पालते हैं जानवर को, लेकिन अगर आप इसको लाभदायक करना चाहता है तो थोड़ा सा आपको उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। इस ट्रेनिंग में आपको देखना पड़ेगा कि कैसे मवेशी को पाला जाए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए, उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाए अगर बीमार पड़े तो, और बीमार ना पड़ने के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। तो किसान भाइयों, आप इस तरीक़े से अगर पालना चाहते तो आपको लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ेगा। और ये ट्रेनिंग हमारे नाबार्ड जो है कि हमारे बिहार वेटनरी कॉलेज, ये झारखंड की जो बिरसा पशु महाविद्यालय है, वहाँ से आपको ये सहायता मिलेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भी इसमें एक्सपर्ट है, जिनसे आप सलाह ले सकते हैं और आप ट्रेनिंग के तौर पे इनसे ज्ञान ले सके पशुपालन कर सकते हैं। शकरकंद की खेती के लिए वर्तमान समय से लेकर पूरे जुलाई महीने तक फसल लगा सकते हैं। शकरकंद से ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रभेद श्री भद्रा, कलिंगा, गौरी या शंकर लगाएं। शकरकंद की बुआई में 83,000 कटिंग्स प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। ये कटिंग लतर का अग्रभाग 20 सेंटीमीटर हो। बुआई मेड़ बना कतारों से करें। इसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। शकरकंद के अधिकाधिक उपज के लिए उन्नत प्रभेद श्री भद्रा, कलिंगा, गौरी या शंकर लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है।
किसान भाई खेतों में नाली बनाने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण डच हो का उपयोग कर सकते हैं। डच हो की कार्य क्षमता 12 से 15 डेसिबल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में लगने वाले फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च फसल में फूल लगते ही सतर्क हो जाएं। फूल से फल बनने के दौरान ही फल छेदक कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्च फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 500 मिलीलीटर इंडोस्कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, श्री विधि से धान की खेती कैसे करें और कृषि यंत्र का इस्तेमाल कैसे करें, इसके बारे में आज हम फीचर के माध्यम से आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह कोरोना काल में हम लोग फिजिकल डिस्टेंस बनाते हैं, दूरी बनाते हैं, उसी तरह से श्री विधि में आपको धान के बीच में दूरी बनानी है। कैसे, चलिए फीचर के माध्यम से देख लेते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में कम से कम लागत में धान का अधिकतम उत्पादन करने के लिए 1980 के दशक में मेडागास्कर के वैज्ञानिक द्वारा एक नई तकनीक विकसित की गई। इसे धान संघनीकरण पद्धति या श्री विधि के नाम से जाना जाता है। इस विधि से धान की खेती करने पर कम बीजों की आवश्यकता होती है। श्री विधि धान की खेती करने की एक विधि है जिसमें कि संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है और तथा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का एक ये मेथड है। श्री विधि को ऐसे दो जगह दो तरीके से बोला जाता है। कुछ लोग सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, कुछ लोग सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन। कहने का तात्पर्य है कि कम संसाधन में और में उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाए। इससे सिर्फ फसल का ही उत्पादन नहीं बढ़ता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती है और हमारा शुद्ध लाभ भी बढ़ता है। श्री विधि जहाँ तक उसमें 6 बिंदु मुख्य हैं श्री विधि में। एक है कि बिछड़ा का उम्र 10 से 12 या 15 दिन के बिछड़े का हम इसमें व्यवहार करते हैं। दूसरा है दूरी का, इसकी एक निश्चित दूरी होती है, पौधे से पौधे की दूरी भी और फसल लाइन से लाइन की भी दूरी होती है। तीसरा है कि समय पे कोनोवीडर का इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा है कि वेट एंड ड्राई दोनों कंडीशन को हम रखते हैं। उसको बाद में विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि कब पानी को रखना चाहिए, कब पानी में नहीं रखना चाहिए। तो ये 4-5 बिंदु पे ध्यान रख कर हम अपने उत्पादन और उत्पादकता को काफ़ी खासकर धान के केस में अच्छे से हम बढ़ा सकते हैं। सामान्य तौर पर पारंपरिक ढंग से धान की खेती करने पर 20 से 25 दिनों का बिछड़ा प्रयोग किया जाता है। श्री विधि से धान की रोपाई के लिए बिछड़े 10 से 12 दिन में तैयार हो जाते हैं। इस पद्धति से धान की खेती करने पर कल्ले ज्यादा निकलते हैं और उत्पादन अधिक होता है। पहला बिंदु है कि बिछड़ा, किसान भाई इस ध्यान रखना है कि इसमें 12 से 15 दिन का बिछड़ा का ही हमको रोपाई करना चाहिए। जैसे जैसे बिछड़ा का उम्र बढ़ते जाता है उत्पादन उसी के हिसाब से घटता जाता है। तो सर्वप्रथम हम 12 से 15 दिन का बिछड़ा को करेंगे। अब बिछड़ा डालने के लिए 100 वर्ग मीटर का यदि हम बिछड़ा बनाते हैं तो उससे हमको करीब करीब 1 हेक्टेयर के खेत में वो बिछड़ा सफिशिएंट होता है, 1 हेक्टेयर तक हो सकता है। और बिछड़ा बनाते समय 2-3 बिंदु पे रखना होना चाहिए ध्यान। एक कंपोस्ट खाद होनी चाहिए, थोड़ी उर्वरा शक्ति मिट्टी होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम कंपोस्ट खाद को नीचे डालते हैं, फिर ये मिट्टी को हम डालते हैं, अच्छी उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी को, फिर कंपोस्ट डाल के अब बिछड़ा को ट्रीटमेंट करके ही डालें तो अच्छा है। ट्रीटमेंट करने में अब बीज संजीवनी का जैसे है कि गोमूत्र 1 भाग गोबर और 2 भाग पानी में 8 से 10 घंटा बिछड़ा को डाल के
750 ml यदि बीज संजोनी लेते हैं और 1 लीटर पानी मिला के बिचड़ा डाल कर 8-10 घंटे तक भिगो कर रखते हैं और फिर बिचड़ा कर डाल देते हैं तो 100 वर्ग मीटर के लिए वो 1 हेक्टेयर के लिए वो सफिशियंट होता है। श्री विधि से धान की खेती करने के लिए रोपाई का तरीका और पौधा से पौधा की दूरी एवं कतार से कतार की दूरी की ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसमें जो मुख्य बिंदु है कि उसको लगाने का ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब बिछड़ा को हम लगाते हैं तो जनरली जब बिछड़ा का हम डालते हैं तो कोई नीचे केला का पत्ता हो या प्लास्टिक हो उस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि उखाड़ना ना पड़े उसको। जस्ट ऐसे केला का पत्ता हो या कोई पौधे का पत्ता हो तो उसको लेके चले जाएं। और बिछड़ा लगाते समय मिट्टी और उसका बीज उसमें रहना चाहिए। क्या है कि यदि जनरली आप उखाड़ के करते हैं तो वो इसको स्ट्रेस पड़ता है जिससे उत्पादन घटता है, तो वो मिट्टी के साथ ही बिछड़ा का लगाना चाहिए। तीसरा बिंदु है कि दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। 10 इंच पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से भी 10 इंच की दूरी रखते हैं जिससे कि कोनोवीडर आराम से चल सकता है। ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि इसमें एक एक बिछड़ा लगाते हैं और दूरी भी 10-10 इंच रखते हैं। ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि बिछड़ा हम एक ठो लगाएंगे या दूरी ज़्यादा होगा तो उत्पादन घटेगा, ऐसा नहीं है। जब 10-10 इंच की दूरी पे करेंगे तो उसको पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेगा। जब वो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलेगा तो हमारा फसल का उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। तीसरा है कि बिछड़ा लगने के 10 से 15 दिन के बाद हम कोनोवीडर का व्यवहार करेंगे। 10-10 दिन के इंटरवल पे हम कोनोवीडर को चलाते रहते हैं और जब तक बाली ना आए तब तक जनरली मिट्टी में पानी बहुत ही कम मात्रा रहना चाहिए। इवन यहाँ तक कि दरार पड़ जाए तब पानी देना चाहिए। उसके बाद 1 इंच मिट्टी पानी को हमको यथास्थिति रखना चाहिए। ये 5-6 बिंदु को यदि ध्यान दिया जाए तो श्री विधि से उत्पादकता अच्छी खासी ली जा सकती है। श्री विधि से धान की खेती करने से समुचित जल प्रबंधन सबसे मुख्य प्रक्रिया होती है। इस विधि की खास विशेषता यह है कि खेतों में लगातार पानी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, जहाँ तक सिंचाई का है तो सिंचाई में आप यूँ कह लें जो हमारे पारंपरिक विधि से हम सिंचाई करते हैं और श्री विधि में कम से कम आधी मात्रा सिंचाई की इसमें कम लगती है। ये धान की ऐसा नहीं है कि धान को पानी भरा ही रहना चाहिए, उसमें धान को पानी भरा रहता है तो कुछ सेल्स को रीजनरेट करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा उसमें नुकसान होती है। तो श्री विधि की सबसे बड़ी ब्यूटी कह लीजिए यही है कि आप तब तक पानी को आप मत दीजिए जब तक कि उसमें दरार न पड़ जाए। दरार पड़ने का मतलब है कि ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट उसमें जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा सफिशिएंट जाती है तो हमारा जड़ का विकास बहुत अच्छा होता है। जड़ का विकास का सीधा संबंध होता है मिट्टी के में पोषक तत्व की उपलब्धता से, और पोषक तत्व की जड़ का विकास होता है, पोषक तत्व की उपलब्धता होती है तो अपने आप वो उत्पादकता अच्छा बढ़ता है। इस विधि से खेतों खरपतवार नियंत्रण के लिए कोनोवीडर का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से खरपतवार तो नष्ट होते ही हैं, जड़ों को पर्याप्त दवा मिलती है जिससे जड़ में वायवीय जीवाणुओं को पनपने में सहायता मिलती है। कृषि यंत्रों में मुख्यतः कोनोवीडर का इसमें व्यवहार किया जाता है। इसमें जब हम बिछड़ा लगाते हैं उससे 10 से 15 दिन पे वो निर्भर करता है कि मिट्टी उर्वरा शक्ति अच्छी है तो 10 दिन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि थोड़ी वीक है तो 12 से 15 दिन पे कोनोवीडर का इस्तेमाल करते हैं। और हर करीब 20 दिन पे 30 दिन पे ऐसे करके 10-10 15-15 दिन के इंटरवल पे हम कोनोवीडर का कम से कम 3 बार मिनिमम 3 बार व्यवहार करना है। कोनोवीडर में क्या है कि कोनोवीडर एक कृषि यंत्र है जिसको कि एक आदमी आराम से पीछे रहते हुए चलाते हुए चला जाता है और वो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे दोनों में 10-10 इंच की जब दूरी बनी रहती है तो दोनों तरफ से कोनोवीडर चलता है। इससे सिर्फ हमारा घास ओस जो भी है वीड ही नहीं निकलते हैं बल्कि मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ा देता है। और मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से सीधा संबंध पोषक तत्व की उपलब्धता से है, क्योंकि एरोबिक कंडीशन क्रिएट होता है। मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती तो एरोबिक बैक्टीरिया जो होती हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। एरोबिक बैक्टीरिया सीधे पोषक तत्व की उपलब्धता से संबंध है। अब पोषक तत्व जब उपलब्ध होगा तो हमारे धान की फसल भी काफ़ी अच्छी होगी। श्री विधि से धान की खेती करने पर खाद एवं बीज की बचाव होती है, साथ ही अगली फसल के लिए खेत की तैयारी में सुविधा होती है। किसान भाई बहन, आप पशुधन भी आपके पास में है और बकरियों का अभी कुछ ज़्यादा ही जोर है। बकरियां सभी लोग पाले हुए हैं, लेकिन बरसात के मौसम में बीमारियां बहुत तेज़ आती हैं और इससे बचने के लिए बकरियों को टीकाकरण की ज़रूरत होती है। तो बकरियों की देखभाल कैसे करें, इसके टीकाकरण का की व्यवस्था क्या है,
कहाँ पर इसे टीकाकरण किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इस विस्तृत जानकारी को लेकर एक फीचर हमारे पास में है। चलिए उसी माध्यम से आपको दिखाते हैं। बरसात के मौसम में बकरियों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नए और हरे घास खाने के कारण पेट संबंधी बीमारी के अलावा सर्दी, खांसी, खोरहा, चपका, चेचक, पीपीआर जैसी बीमारियां भी बकरियों में हो सकती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बरसात का मौसम कई तरह का बदलाव को लेके आता है। कई तरह से हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है और कई तरह से ये घाटा भी होता है। विशेष करके पशुपालक भाइयों से हम कहना चाहेंगे कि इस मौसम में पशुओं को दूसरे मौसम में होने वाली बीमारियों की अपेक्षा इस मौसम में बीमारी होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तरह तरह की बीमारियां हमारे पशुओं को संक्रमित कर सकते हैं। इसी कारण आपको देखभाल में कुछ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसमें आप बाकी प्रबंधन को तो ध्यान में रखेंगे ही, जैसे आवास प्रबंधन हो गया, खाने पीने का प्रबंधन हो गया, तो इन सबों के साथ साथ में आपको रोग नियंत्रण के प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। इस मौसम में जैसे पतला पैखाना, सर्दी खांसी, पीपीआर, आंत्र विषेकता या जिसे इंट्रोटॉक्सिमिया कहते हैं, या चेचक, खुरा चपका, इस तरह की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो हम चाहेंगे कि उन सबों के बचाव के लिए भी आप सतर्क रहें। समय पर टीकाकरण की कुछ सावधानियां हैं। टीकाकरण कराने के 7 से 10 दिन पहले अपनी बकरियों को कृमिनाशक दवाएं दें। स्वस्थ बकरियों का ही टीकाकरण कराएं। यदि बकरियां तनावग्रस्त या किसी रोग से ग्रसित है तो टीकाकरण ना कराएं। और जैसा कि पीपीआर, इंट्रोटॉक्सिमिया, चेचक बकरियों में होने वाली सबसे आम बीमारियां होती हैं और अभी तक पूरे भारत में कहें तो हमारे झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। अगर बकरियों में बीमारी से मरने की जो संभावना होती है, वो सबसे अधिक संभावना पीपीआर से, ये इंट्रोटॉक्सिमिया से और चेचक से होती है। ये जो सभी बीमारियां जिनका हम बात कर रहे हैं, इन बीमारियों को बचाने के लिए सबसे उत्तम, सबसे सस्ता और सबसे निश्चित तौर पे बचाव कर सकते हैं, ऐसा अगर तरीका कहेंगे तो वो हमारा टीकाकरण होता है। तो किसान भाइयों, आप अपने बकरियों को बचाने के लिए निश्चित तौर पे टीकाकरण पर ध्यान दें। और एक सफल टीकाकरण कैसे किया जा सकता है, इस पर हमें कुछ विशेष बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आप सफल टीकाकरण के लिए सबसे पहला कदम ये होता है कि आप अपने बकरियों को जिस दिन टीकाकरण करना निश्चित किए हैं, उससे करीब 7 से 10 दिन पहले आप उन सबों को डीवर्मिंग मतलब कृमिनाशक दवाएं अवश्य पिलाएं। कृमिनाशक दवा पिलाने के 7 से 10 दिन के बाद आप टीकाकरण की अवधि निश्चित कीजिए। टीकाकरण करने का जो तरीका है, आप कोशिश करें कि अपने पशुओं को जब तनाव रहित रहें या कम से कम तनाव से ग्रसित अगर आपके पशु रहते हैं तो उस समय टीका करना सबसे ज़्यादा लाभप्रद होता है। जैसे कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, फिर भी इस समय भी तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, तो आप अपने पशुओं को कोशिश करें या तो फिर सुबह चराने से ले जाने से पहले टीकाकरण करें, या फिर आप शाम को चराने से लाते हैं, चरा के जब लाते हैं उस समय आप टीकाकरण करें। साथ साथ में ये ध्यान रखें, जो बकरियाँ आपके किसी भी रोग से ग्रसित हैं, चाहे वो पतला पैखाना से हो या कोई दूसरे बीमारी से ग्रसित हो, तो बीमार बकरियों का कभी आप टीकाकरण ना करें। जो भी स्वस्थ बकरियां हैं उन्हीं का टीकाकरण करें। आपके गांव के आसपास अगर किसी भी तरह का संक्रमण हो गया, चाहे वो पीपीआर का हो या चेचक का हो, इंट्रोटॉक्सिमिया का हो या खुरा चपका का हो, तो आप संक्रमण शुरू होने के समय में आप टीकाकरण ना करें। जब आपके आसपास में संक्रमण नहीं है तभी आपको इसके लिए सजग हो जाना चाहिए और टीकाकरण करना चाहिए। पशु चिकित्सक की सहायता एवं सलाह से पीपीआर, इंट्रोटॉक्सिमिया, चेचक एवं खोरहा चपका का टीका बकरियों को दें। पीपीआर, इंट्रोटॉक्सिमिया अथवा चेचक की दवा की मात्रा 1 मिलीमीटर होती है। इन दवाइयों को सुई की सहायता से बकरी की त्वचा पर दें। टीकाकरण में मुख्य रूप से जैसे हम अभी बीमारियों का बात कर रहे थे, उसमें टीकाकरण में सबसे पहला प्राथमिकता आप पीपीआर को दें। जो किसान भाई पीपीआर का टीकाकरण नहीं कराए हैं वो निश्चित तौर पे पीपीआर का टीकाकरण अवश्य करा दें। पीपीआर की मात्रा आप 1 ml सभी बकरियों के दें। सभी उम्र के बकरियों को आप 1 ml की टीका दें और वो चमड़ा के नीचे किया जाता है और उसका भाग जो जिस बकरी के जो शरीर के भाग का चुनाव करें वो निश्चित तौर पे गर्दन वाले भाग पे ही दें। इसके कोई अगर चाहे तो बूस्टर डोज भी दे सकते हैं, जो पहला टीका देने के करीब 1 महीना के बाद आप उसका बूस्टर डोज दे सकते हैं। नहीं होता है तो फिर आप इसको सालाना दोबारा दोहराएं। इसके साथ दूसरा स्थान पे आप जरूर रखें इंट्रोटॉक्सिमिया को, जिसको आंत्र विषेकता कहा जाता है। इसकी भी टीकाकरण
आप पहला टीका जो अगर हम कोई भी टीका दे रहे हैं तो 2 टीके के बीच में 15 से 20 दिन का अंतर आप अवश्य रखें। 15 से 20 दिन का टीकाकरण मतलब एक टीका और दूसरे टीका में 15 से 20 दिन का अंतर होना अति आवश्यक होता है। इसके भी मात्रा 1 ml ही होती है और ये 1 ml चमड़े के नीचे गर्दन वाले भाग पर दें। तीसरा जगह पे आप तीसरा टीकाकरण के लिए अगर जाना चाहें तो आप बकरियों का चेचक का टीकाकरण पे जाएं। इन सबों को आप बरसात के बाद भी दे सकते हैं। जैसा कि हम कह रहे थे, सभी टीकों के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन या 15 से 20 दिन का अंतर अवश्य रखें। और ये भी सालाना देने वाला टीका होता है और इसकी भी मात्रा 1 ml होती है और ये भी चमड़ा के नीचे ही दिया जाएगा। बकरियों को समय समय पर चराने के लिए बाहर छोड़े ताकि उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे। ज्यादा घास खाने से बरसात में पेट फूलने की शिकायत होती है, अतः इससे बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह लें। जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे उग आते हैं, उसमें से कुछ पौधे थोड़ी विषाक्त भी होते हैं। कभी कभी ये ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं आपके बकरियां कोई विषाक्त भोजन अगर खा ली हैं तो उसको ध्यान पे अवश्य रखें। साथ साथ अभी पेट फूलने की भी शिकायत अक्सर आती है, तो ये पेट फूलने की शिकायत ज़्यादा खा लेने के कारण भी होता है, कभी कभी कई तरह के अलग अलग प्रकार के घास खा लेने के कारण भी होता है, तो इनका ध्यान अवश्य रखें। विषाणु जनित रोगों के अलावा अंतःपरजीवी एवं बाह्य परजीवियों से बकरियों को नुकसान होता है। चमोकन, ढील इत्यादि बाह्य परजीवियों से बकरियों का बचाव करने के लिए नीम, करंज, कपूर इत्यादि का इस्तेमाल किया जा सकता है। परजीवियों को 2 समूह में बांटते हैं, जैसे अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवियों के बचाव के लिए आपको जैसे बकरियों को बहुत अधिक झुंड पे न रखें, थोड़े अगर बीच बीच में होता है जैसे चमोकन हो गए या ढील हो गए या दूसरे होते हैं, तो उनको आप अगर ब्रश करके कम संख्या में है तो आप ब्रश के द्वारा या चुन चुन के निकाल सकते हैं। अगर अधिक संख्या में हो गए हैं तो आप कोशिश करें, घरेलू इलाज भी कर सकते हैं, जैसे नीम का तेल या करंज का तेल होता है, तो इन सबों का भी नियमित सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ दवाइयाँ जैसे टैक्टिक हो गया, बोटॉक्स हो गया, क्लिनार हो गया, इन सब दवाइयों को 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर बनाकर अगर सभी बकरियों में आप देते हैं तो ये बाहरी परजीवी से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये बहुत विषाक्त होते हैं, इनको आप मुंह पे मतलब अंदरूनी भाग में जाने से आपको किसी भी तरह से बचाना है, नहीं तो आपकी बकरियों की मृत्यु हो सकती है। साथ साथ आंतरिक कृमियों से बचाव के लिए जैसे कह रहे थे कि कृमिनाशक दवा एक बार आप प्रत्येक 3 से 4 महीनों में अगर कृमिनाशक दवा का सेवन करते हैं तो आपकी बकरियों में जो आंतरिक परजीवी हैं इससे आसानी से बचाव किया जा सकता है। समय रहते टीकाकरण अवश्य करवाएं, इससे कई विषाणु जनित संक्रमण से बकरियों को बचाया जा सकता है। अगर सही समय पर टीकाकरण नहीं कराया जाए तो काफी नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि बकरियों की देखभाल कैसे की जाए और टीकाकरण की व्यवस्था कैसी होती है, कैसे टीकाकरण होता है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको एक संदेश देना चाहते हैं। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, जानकारी ही बचाव है। फिजिकल डिस्टेंस बना करके रखें और सुरक्षित आप भी रहें, अपने परिवार को भी रखें, अपने समाज को भी रखें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।